एपिसोड 208। कुछ ही देर बाद जमीला तो उसी मेरे कमरे में वापस आ गई। उसके अक़ब में लिज़ी थी। पेशतर इसके कि जमीला मुझसे कोई बात कर सके, लिज़ी बेधड़क होकर बोली, सर गयास अहमद, ये जहमत आपने जमीला को क्यों दी? आप ये बात मुझसे भी कर सकते थे। मुझे आपका जवाब चाहिए रिस्पेक्टेड लेडी। मुझे बराह रास्त आपसे बात करते हुए झिझक महसूस हो रही थी। आप मेरे पापा से बात करें। दरअसल गयास साहब, आपको एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है ना? लिज़ी यही कहती है। वैसे इसको कोई एतराज़ नहीं है। मेरा ख्याल है ये आपको देखते ही पसंद करने लगी थी। जमीला ठीक कहती है। मैं इसके सामने एतराफ़ करती हूँ कि मैं आपको पसंद करने की गुनाहगार ज़रूर हूँ, मगर आपकी तजवीज़ के बारे में मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकती। मगर मुझे बहुत जल्दी है जनाब आली। मैं बस चंद दिनों में पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है सर गयास कि मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। सिर्फ एक कोठी ही है मेरे पास, मगर उस पर भी मेरे पापा और जोसेफिन का दांत लगा है। उसकी परवाह मत करें। मुझे किसी जायदाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बहुत रुपया मेरे पास, इसकी आप फिक्र ना करें। मैं आपको सोने से लाद दूंगा, प्लेटिनियम में तोल दूंगा। रुपया कोई मसला नहीं है। अच्छा, बहरहाल मुझे कुछ वक्त इनायत करें और इस दौरान मेरे पापा से बात कर लें। ऐन मुमकिन है कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर उनका रवैया यही रहा और वो जोसेफिन की हिमायत करते रहे तो मुझे ये घर कल ही छोड़ देना होगा। मैं हॉस्टल में रह लूँगी। तो ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा, लेकिन अगर आपने मेरे हक़ में फ़ैसला ना किया तो भी मैं अपने फैसले से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। इतनी बात आप याद रखें। वो दोनों मेरी इस बात पर हंसने लगी। अचानक कोठी के दूसरे दरवाजे पर किसी मोटर के हॉर्न की आवाज़ आई। ओह, मेरा ख्याल है पापा आ गए हैं। आओ जमीला, अब हम चलते हैं सर गयास। चलें, मैं आपको गेट तक छोड़ आता हूँ। ये कहकर वो उनके साथ सहन में उतरा। उसके पापा वापस आ गए थे। लिज़ी तेजी से दूसरी तरफ निकल गई। जमीला भी उसके साथ थी। वो दरवाजे से निकलते हुए बोली, ये ले, ये मेरा और लिज़ी का फ़ोन नंबर है। आपकी आसानी के लिए दे रही हूँ। ये कहकर उसने मुझे कागज़ का एक पुर्जा थमा दिया। ये लिज़ी के घर का नंबर है? जी हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज़, आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कहकर वो भी दूसरी जानिब चली गई। लिज़ी की मुलाजमा रोज़ी उस वक्त तक गेट खोल चुकी थी और दरवाजे की झिरी में से मुझे उनकी कार अंदर आती दिखाई दे रही थी। जोसेफिन उसके साथ नहीं थी और आर्थर का चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ था। मैं दरवाजे से हटकर अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे उनके ज़ाती झगड़े में मुलव्विस होने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अगर आर्थर ने फिर लिज़ी पर हाथ उठाया तो शायद मैं उसे अपनी ज़ाती तौहीन तस्वुर करूं। अभी को 5 मिनट ही गुजरे थे कि मैंने लिज़ी का फ़ोन नंबर घुमा दिया। चंद लम्हों तक घंटी बजती रही, फिर किसी मर्द की आवाज़ मुझे सुनाई दी। आर्थर स्पीकिंग। हेलो, आर्थर फिनली, आपकी मिसेस का क्या हाल है अब? मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं आपका हमसाया गयास अहमद बोल रहा हूँ, ओलिवर के घर से। सुना है आपकी मिसेस का हाथ जख्मी हो गया था। ओह, तो ये तुम हो? तुम्हें मेरी बीवी से क्या दिलचस्पी हो सकती है मिस्टर? मैं आपका हमसाया हूँ। तुम मेरे हमसाए के मेहमान हो, बस यही समझ लें। तुम्हें मेरे घर के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है मिस्टर? अजीब आदमी हैं आप। आपसे इजहार हमदर्दी करना भी जुर्म है। जुर्म तो नहीं है, खैर उसका हाथ शायद काटना पड़े। उसकी कलाई के सिर्फ चंद तस्मे बाकी रह गए हैं। मैं दोबारा उसके पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था मिस्टर आर्थर कि आप बराह करम अपनी बेटी को अपनी बेटी ही समझें और उसे कसूरवार ना ठहराएं। क्यों ना ठहराऊं? उस मुसीबत का असल सबब तो वही है। तुम्हें क्या पता मिस्टर कि ये सब हुआ कैसे? आपका क्या ख्याल है, उसने जानबूझकर वो फंदा वहां रखा था? मुझे 100% यकीन है। तुम बहरहाल इस मामले से दूर रहो। मेरे घर के मामलात में दखल मत दो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ मिस्टर आर्थर कि आपने लिज़ी को ज़दकोब किया था। दोबारा आपका हाथ उस पर नहीं उठना चाहिए, समझे आप? मैं लिज़ी के बारे में बहुत जज्बाती हूँ। वो मेरी मंगेतर है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ओ डैम इट, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। समझा क्या है तुमने मुझे? वो तुम्हारी मंगेतर कैसे हो गई? बस कोई ऐसी ही बात हुई है। बहरहाल आप बराह करम बहुत एहतियात से काम लें। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसे मैंने बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया था। खुदा जाने मैंने अच्छा किया कि बुरा। बहरहाल उसे मैंने अपनी मौजूदगी और अपनी हैसियत का एहसास दिला दिया था ताकि उसे मालूम हो जाए कि मैं लिज़ी के बारे में क्या सोच रहा हूँ। मगर तमहीद बहुत ही गलत हो गई थी। वो सारा गुस्सा लिज़ी पर उतार रहा था। वो मगलूबुल गज़ब आदमी था। सारा गुस्सा वो लिज़ी पर उतार रहा था और मैं चाहता था कि वो लिज़ी पर हाथ उठाए ताकि वो बगावत पर आमादा हो जाए और घर से निकलकर हॉस्टल में जा ठहरे। मेरा फ़ायदा उसी में था। शाम के साए गहरे हो गए थे। मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा था। मैंने ओलिवर के फ्रिज में से चीज़ें निकालकर रात का खाना खुद ही तैयार किया और उसे खाकर एक बार फिर बरामदे से उतरकर लॉन में जा बैठा। चांद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। मैं लिज़ी के इंतजार में देर तक वहां बैठा सिगरेट फूंकता रहा। ओलिवर वापस नहीं आया। शायद वो किसी काम से शहर से बाहर निकल गया था।
हैरत मुझे यह थी कि धुम्मन और आलिया ने मेरे बारे में किसी तशवीश का इजहार नहीं किया था। वो अपनी जगह दुबक कर बैठ गए थे कि उनका नाम जाहिर न होने पाए। रात के 11 बजे तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आया और फिर सीधा ओलिवर के बेडरूम में जा घुसा। उसके कमरे में बड़ी नफासत से 2 अलमारियों में ढेर सारी किताबें बंद थीं। उन सब की बड़ी बाकायदगी से झाड़ पोंछ होती थी। ओलिवर के कमरे की सारी ही चीजें बहुत उम्दा थी और उन पर कोई गर्द न थी। वो उनकी सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उन किताबों के उन्वानात खासे दिलचस्प थे। यूं ही वक्त गुजारी करी मैंने एक अलमारी खोल ली। मालूम यह हुआ कि ओलिवर के मुताले का ज़ौक़ बहुत ही उम्दा था। नामवर अदीबों की निगारिशात से मुज़य्यन किताबें इतनी ज्यादा तादाद में अपने सामने देखकर मुझे अपनी बेमायगी का एहसास होने लगा। एक एक करके मैंने उन किताबों को देखना शुरू किया। ज्यादातर किताबें इसराइल के बारे में थी। मुझे उनके बारे में अब तक कुछ भी इल्म न था। इतना मुझे मालूम था कि वो फलस्तीनियों को उनके मुल्क से जबरदस्ती निकालकर मशरिक़ वस्ता में एक मुल्क बनाकर बैठ गए थे और उन्होंने अरबों को जलील और रुस्वा करके रख दिया था। अभी मैं वो किताबें देख ही रहा था कि मुझे वहाँ एक ऐसी किताब मिली जिसके मुताले ने मेरी आंखें खोल दी। वो किसी हेनरी फॉस्टर की लिखी हुई किताब थी और उसका उन्वान था यहूदी मुमलिकत और उसके माली वसाइल। उस छोटी सी किताब के चंद ही अवराक मेरे लिए हैरान कुन साबित हुए। ओलिवर उस किताब को गौर से पढ़ चुका था और जा बजा उसने इबारतों को खत कशीदा कर रखा था। एक जगह उसने अपनी डायरी का हवाला दिया था। पता नहीं उससे वो क्या मुराद लेता था, मगर इतनी बात आया थी कि उस किताब को पढ़कर मैं ये समझा था कि इसराइल की इमदाद बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी। उसमें न सिर्फ अमरीकी अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे बल्कि उसके इमदाद के जराए कुछ और भी थे, जिसकी वजह से इसराइल रोज बरोज इतना ताकतवर होता जा रहा था कि उसने इर्द गिर्द के बहुत से अरब ममालिक को तंग कर रखा था। कोई आधे घंटे तक मैं उस किताब को पढ़ता रहा। मेरा दिमाग मुसलसल खराब होता रहा। बिलाशुबा मेरी हमदर्दियां उन मुस्लिम मुल्कों के साथ थीं जिनकी सरजमीन पर इसराइल ने डेरा जमा रखा था। मैं किसी भी तरह से हक बजानिब नहीं समझता था, मगर मैं भला कर क्या सकता था। फिर भी मैंने ओलिवर की उस डायरी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान में मैं उसके 2 संदूकों तक जा पहुंचा जो दाएं हाथ के छोटे से कमरे में रखे थे। उनमें ओलिवर के कपड़े वगैरह थे। कुछ उसकी जरूरत की दूसरी चीजें भी थी और ताले उनमें बिल्कुल न लगे थे। मोटे रेगजीन के वो संदूक आसानी से इधर से उधर ले जाए जा सकते थे। उनके नीचे पहिए लगे थे। उनको खींचकर मैं बड़े कमरे में ले आया। वहां रोशनी ज्यादा थी। बिलाखिर मुझे एक संदूक में से ओलिवर की डायरी मिल गई। उसको जब मैंने खोला तो मालूम हुआ कि ओलिवर उसमें अपनी तमाम आमदनी और अखराजात का बाकायदा हिसाब रखता था और वह आमदनी कई सालों पर मबनी थी। वो पिछले 6 साल से हेरोइन का धंधा चला रहा था जिससे उसने करोड़ों डॉलर कमाए थे। बहुत से लोगों के नाम उसमें दर्ज थे जो उस धंधे में उसका साथ देते थे और एक अलग हिसाब उसने उन रकूम का लगा रखा था जो किसी फर्नीलो नामी आदमी को दिए गए थे। उस शख्स का नाम, पता और फोन नंबर भी वहां दर्ज था। उसे पिछले 6 साल में ओलिवर ने 50 करोड़ डॉलर्स फराहम किए थे और फिर उन सफात को मैं आखिर तक देखता चला गया। मालूम यह हुआ कि एक इसराइली वजीर जैक्सन बाकायदगी से अमेरिका आता रहा है। उसका जिक्र ओलिवर ने ज्यादा तफसील से किया था। वो उसका गहरा दोस्त था। ओलिवर ने उसी जिक्र में बताया था कि उसने जैक्सन को इसराइल की इमदाद के तौर पर 40 करोड़ डॉलर्स फराहम किए और वो सब के सब सिर्फ हेरोइन की दरामद से हासिल किए गए जो मुख्तलिफ ममालिक से अमेरिका लाई जाती थी और फिर वहां से न सिर्फ अमेरिका बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक में भी फराहम कर दी जाती थी। हेरोइन को उसने दुनिया में इसराइली इमदाद का सबसे बड़ा जरिया और वसीला बताया था। समझ में नहीं आता था कि ये फर्नीलो है कौन। सारी रकमें उसी के जरिए जैक्सन, मोशे दयान और मिस रोजाली को फराहम की गई थी। इसका मतलब यह था कि हेरोइन की स्मगलिंग का सबसे ज्यादा फायदा तो इसराइल को पहुंच रहा था कि वो सारी रकम जंगी तैयारियों पर खर्च होती थी और मैं सिर्फ एक ही आदमी, एक ही जरिए और एक ही वसीले को समझ सका था, वरना दूसरे ममालिक में भी इसराइल के कारिंदे काम करते होंगे और वो भी इसराइल को ऐसे ही तरीकों से सरमाया फराहम करते होंगे। क्या फर्नीलो वही आदमी तो नहीं जिसे ओलिवर बार बार चीफ कहकर पुकारता है? अचानक ये शुबा मेरे जहन में उभरा तो मैंने उसके दोनों ट्रंक उठाकर दूसरे कमरे में रख दिए और डायरी का वो सफा सामने रखकर मैंने फोन पर फर्नीलो के नंबर डायल किए। कोई 5 सेकंड बाद किसी ने फोन उठा लिया और बड़ी भारी भरकम आवाज में बोला, हेलो, देखें मैं विल्सन बोल रहा हूँ लाहौर से। मुझे मिस्टर फर्नीलो से बात करनी है, उनसे मिलवा दें। फर्नीलो? गॉड डैम इट, इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। मुझे ओलिवर ने उनका यही नाम बताया था। तुम भाड़ में जाओ, यहाँ कोई फर्नीलो नहीं रहता और हम किसी ओलिवर को भी नहीं जानते। और तुम, यू सन ऑफ अ बिच, विल्सन कैसे होगा तुम? वो तुम्हारे जैसे गधे की आवाज में अंग्रेजी नहीं बोलता, वो खालिस अमरीकी है, समझे? एंड शट अप। ये क्या कर उसने धड़ से फोन क्रैडल पर पटक दिया। ठक की सी आवाज पैदा हुई और गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं बस रिसीवर को घूरता रह गया। उस आदमी ने गुस्से में आकर अपनी असलियत जाहिर कर दी थी। वो था कोई अमरीकी ही। उसका लबो लहजा यही बता रहा था और अंग्रेजी उसकी निगरो लोगों जैसी थी, मगर इतनी बात जाहिर हो गई थी कि वो लोग विल्सन से वाकिफ थे, उसको अच्छी तरह जानते थे।
उसके लबो लहजे से आशना थे, इसीलिए उस शख्स ने मुझ पर एतबार नहीं किया। इसका मतलब यह था कि लोग तो खामखाई बदनाम हो रहे थे। जितनी भी रकम हेरोइन की स्मगलिंग से हासिल होती थी वो सीधी इसराइल पहुंचा दी जाती थी या उनके बैंकों में डाल दी जाती थी, जहां इसराइल ने अमेरिका में हिसाब खुलवा रखे थे। बरामद करंदगान को सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा मिलता था और वो इसी में खुश रहते थे। अगर ऐसा ना होता तो बैनुल-अक़वामी मंडी में हेरोइन की कीमत करोड़ों डॉलर तक कैसे पहुंच सकती थी। लोग बर्बाद हो रहे थे, लाखों घर तबाह हो चुके थे, मगर असल फायदा इसराइल उठा रहा था। इधर कोई फर्नीलो था जिसके लिए धुम्मन, आलिया, विल्सन और कई और लोग मुसलसल काम कर रहे थे और मैं भी उनकी लपेट में आ गया था। इतना ज्यादा कि अब मेरी वापसी नामुमकिन हो गई थी। एक बात तो अलबत्ता जाहिर थी कि उन्होंने उस शख्स का पत्ता काट दिया था, उस पीटर हॉक का, जो उनका सुराग लगाने में बड़ी हद तक कामयाब हो गया था। लेकिन उन्होंने अपना राज बड़ी सफाई से छुपा लिया था। फोन पर जो भी आदमी मौजूद था उसे विल्सन की आवाज का भी इल्म था। वो जानता था कि उनके कारिंदे कहाँ कहाँ काम करते हैं और किस जगह किसको कौन सा काम सौंपा गया है। साजिश बहुत ही बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ऐन मुमकिन है फर्नीलो के हुक्म से ही मुझे वहां डाल दिया गया हो। सूरत हाल का मुझे सही अंदाजा नहीं हो रहा था। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि कल सुबह मैं फर्नीलो से जरूर मिलूंगा, जैसे ही हालात का मैं मुकम्मल जायजा ले सकूंगा। मगर मैं तन्हा आदमी इतने बड़े बैनुल-अक़वामी गिरोह को कैसे शिकस्त से दो चार कर सकूंगा। वो तो किसी भी वक्त मुझ पर गालिब आ सकते थे। ऐन मुमकिन है फर्नीलो के पास भी कोई ऐसी अंगूठी मौजूद हो जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हो। अचानक मुझे ख्याल आया कि अंगूठी जो मेरे पास है मैं उसको आजमा कर देखूं। वो अंगूठी मुझसे आलिया ने जरा देर के लिए मांगी थी और अभी तक मुझे उसे दोबारा आजमाने का मौका नहीं मिला था। मेरे ब्रीफकेस में हार्टर ने पिस्तौल रख दिया था और उसके ढेर सारी गोलियां भी। मैंने अंगूठी उतारकर बिस्तर पर नुमाया जगह पर रखी और पिस्तौल निकालकर मैंने उस पर गोली चलानी चाहिए। और यह देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि पिस्तौल मुकम्मल तौर पर रवा हो जाने के बावजूद उसकी गोली लबलबी के धक्के से आगे नहीं निकली, नाल में ही जाम होकर रह गई। इसका मतलब यह था कि अंगूठी वही थी और अपना काम दिखा रही थी। मैंने मुतमईन होकर कमरे बंद किए और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं यूं ही आंखें मूंद कर लेटा रहा, मगर फिर बेचैन सा होकर उठ बैठा। मुझे चैन नहीं आ रहा था। लिज़ी फिर मेरे जहन पर सवार हो गई थी। उसका तस्वुर जहन में लेकर मैं कुर्सी पर जा बैठा, मगर उसका ख्याल ही मुझे मुस्तरिब नहीं कर रहा था, बल्कि उस जगह पर मेरी अपनी हैसियत भी मुझे परेशान कर रही थी। अभी मैंने सिगरेट सुलगाया ही था कि मुझे बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो मुझे बड़े गेट तक आती हुई लगी। मैं समझा को राहगीर होंगे, मगर अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि किसी ने इत्तलाई घंटी बजा दी। मेरा यह ख्याल था कि शायद ओलिवर वापस आ गया है। मैंने दूसरे कमरे की बत्ती जलाकर दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने 3 आदमी खड़े थे जिनको मैं कतई नहीं पहचानता था। उनका अंदाज बता रहा था कि वो तीनों मुसल्लह हैं। एक अजीब सी दिलेरी उनके चेहरों से आया थी। तीनों ही दाढ़ी और मूंछों से बेनियाज थे। उनमें से एक आदमी ने दरवाजे के अंदर बड़े तहकुम से कदम रखते हुए कहा, ओलिवर कहाँ है? उसकी आवाज फटे ढोल जैसी थी। तुम कौन हो और बेवक्त यहाँ आने का मतलब क्या है? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम गयास है? गयास नहीं, गयास। पीछे हटो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। चलो अंदर। मगर तुम हो कौन मिस्टर? तुम्हें भेजा किसने है? पर उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। फर्नीलो को तुमने फोन किया था? ओह, अब मैं समझा। गुड, आओ अंदर आ जाओ। मैं दरवाजे से हट गया। वो तीनों पहले कमरे में सोफे पर जमकर बैठ गए। उनकी नजरें मुसलसल मेरे चेहरे पर मुर्तकिज थीं। ये तुम्हें क्या सूझी मिस्टर? विल्सन बनकर कॉल करने का मतलब क्या था? तुम क्या कहना चाहते थे फर्नीलो से? और ये नाम तुम्हें किसने बताया है? विल्सन ने। बिल्कुल झूठ। इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे बताओ कि तुमने फर्नीलो का नाम कहाँ से मालूम कर लिया है? इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर? तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी अकड़फू से बात करते हो। जानते हो हम किस लिए आए हैं? तुम्हें हम अभी ठंडा कर सकते हैं और हमें हुक्म भी यही दिया गया है। तुम बताओ कि तुमने फर्नीलो को फोन क्यों किया था? क्या कहना चाहते थे तुम मुझसे? मेरा ख्याल है तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई। ये मेरा घर है और यहाँ कोई धौंस धांधली नहीं चलेगी। तुम यहाँ से उठो और दफा हो जाओ। मैंने हार्टन का दिया हुआ पिस्तौल सीधे हाथ में ले लिया, मगर वो मुझसे कहीं ज्यादा तेज निकला और इससे पेशतर के मैं हाथ सीधा करता उसने मुझ पर गोली चलानी चाहिए। मगर ये देखकर वो दंग रह गया कि उसका पिस्तौल काम ही नहीं कर रहा। वो खिलौने की तरह अंदर ही अंदर क्लिक क्लिक करके रह गया। ये पिस्तौल जेब में डाल लो, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा मिस्टर। मगर मेरी ये बात सुनते ही दूसरे दोनों आदमियों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए और एकदम मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। ये बताओ कि तुमने फर्नीलो को कॉल क्यों की थी? ये तो मैं जब ही बता सकता हूँ जब तुम मुझे अपना हुदूद अरबा बताओगे। कहाँ से आए हो तुम? हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं है। इसको इधर ही खत्म कर दो। कोशिश करके देख लो।
उन दोनों ने अपनी अपनी जगह गोलियां चलानी चाही, मगर वो भी नाकाम रहे। मैंने अपना पिस्तौल बाएं हाथ में लेकर उनमें से एक के मुंह पर जबरदस्त किस्म का घूंसा दे मारा। वो उलटकर सोफे पर जा पड़ा। अब बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का मतलब क्या है? मगर मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय सोफे पर गिरे आदमी ने एकदम खंजर निकालकर मुझ पर हमला कर दिया, इस तरह कि अगर मैं पीछे न हट जाता तो उसका खंजर सीधा दस्ते तक मेरे दिल में उतर जाता। मुझे पकड़ने के लिए दूसरे आदमी ने अचानक उछलकर मेरे पेट पर लात जमाई। मैं बुरी तरह चोट खा के दीवार के साथ जा लगा। इतने में खंजर बदस्त आदमी ने फिर मुझ पर हमला किया तो मैंने उसका नीचे उतरता हाथ पकड़ लिया। उसकी कलाई हाथ में आते ही मैंने कुछ इस तरह मरोड़ी कि उसका खंजर फर्श पर जा गिरा। दूसरे हाथ से मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी रग बुरी तरह मसल दी। उसे दोबारा उठना नसीब न हुआ, मगर इस जरा से वक्फे से फायदा उठाकर उस आदमी ने, जो मेरे पेट पर लात मार चुका था, संभल कर एक कड़कड़ाता व गरारीदार चाकू निकाल लिया। उसके कड़कने ने मुझे एकदम उठने पर मजबूर कर दिया। तीसरा आदमी अभी तक सोफे पर बैठा था। मैंने उठते ही बाएं हाथ का एक झापड़ उसके मुंह पे दे मारा। चाकू अभी तक उसके हाथ में था। मेरे झापड़ का उसने कतन कोई असर नहीं लिया। मुझे गंदी गंदी गालियां बकता हुआ वो मंझे हुए अंदाज में चाकू लहराता मेरी तरफ बढ़ा। तब मुझे महसूस हुआ कि वह अंगूठी मुझे किसी खंजर, चाकू या किसी और हथियार से नहीं बचा सकती। अपना तहफ़्फ़ुज़ मुझे खुद ही करना होगा। जैसे ही झुकाई देकर वो मेरे दाएं हिस्से को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा, मैंने इंतहाई बर्क रफ्तारी से पिस्तौल निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली उसकी रान में लगी और वो दर्द से करहाता हुआ पीछे हटता चला गया, यहाँ तक कि चाकू उसके हाथ से गिर गया और वो फर्श पर जा लगा। तब उस तीसरे आदमी को होश आया कि बाजी तो बिल्कुल ही पलट गई है। वो एकदम वहां से उठकर दरवाजे की तरफ लपका, मगर मैंने उसे बालों से पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ सोफे पर वापस ले आया। घबराकर उसने पिस्तौल फर्श पर फेंक दिया। उसके पास खंजर नहीं था। हाँ बिरादर, अब बताओ कि यहाँ आने का मकसद क्या था? मैं चीफ की तरफ से आया था और मुझे ये हुक्म था कि मैं तुम्हें साथ लेकर उसके पास पहुंचूं। ऐसा ना हो सके तो तुम्हें खत्म कर दूं। उस उल्लू के पट्टे का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं उससे आज तक नहीं मिला हूं। और ये फर्नीलो कौन है? कि उसका नायब है। फोन किसने उठाया था? फर्नीलो ने। आखिर वो चाहते क्या हैं? उन्हें यकीन हो चला कि तुम उनके लिए मुसीबत बन सकते हो। तुम्हारे फोन से वो यही समझे थे। ओलिवर कहाँ है? वो ग्रीक टाउन गया हुआ है। ये कहाँ है? यहाँ से कोई 200 मील दूर एक छोटा सा कस्बा है। क्या मैं सिगरेट ले सकता हूँ? हाँ, ये लो। मैंने पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। जानते हो, ये आदमी मर चुका है। ये मरा नहीं है, बेहोश हुआ है। नाम क्या है इसका? इसका नाम लूथर है। और तुम्हारा नाम? फ्रैंक। और ये तीसरा आदमी? इसका नाम फ्रॉस्ट है। मगर इसको हुआ क्या है? इसकी जरा बत्ती गुल हो गई है, ठीक हो जाएगा। मुझे मार देने का हुक्म तुम्हारे चीफ ने दिया है। हाँ, अब वो मजीद तुमसे कोई काम नहीं लेना चाहता। तुम यूं करो फ्रैंक कि मुझे अपने चीफ के पास ले चलो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम उसके लिए खतरा बन सकते हो। ये नहीं होगा। ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। वैसे उसका पता मुझे मालूम है और मैं सुबह खुद उसके पास जाना चाहता था। तुम उससे नहीं मिल सकोगे, वो अपनी जगह बदलता रहता है। बकवास करते हो तुम। क्या वो गार्डन एवेन्यू में नहीं रहता? वो जो सड़क पर है, जिस पर रिप्ले म्यूजियम बना हुआ है? कभी उसका ऑफिस था वहां पर अब नहीं है। नंबर तो वहीं का है, वो उसने तब्दील करवा लिया था। उठो और इन दोनों को अस्पताल पहुंचाओ, फिर हम तुम्हारे चीफ के पास चलेंगे। नहीं नहीं, ये ज्यादती ना करो, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। तुम्हारा बाप भी जाएगा। चलो उठो, चलो मेरे साथ। मगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। ये काम मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चीफ को तो मैंने खुद आज तक नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम कि वो रहता कहाँ है। तो फिर चलो, मुझे फर्नीलो के पास ले चलो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, चलो। ये कहकर वो अपने बाल दुरुस्त करता हुआ लूथर की तरफ बढ़ा। रान पर लगी गोली उसे बुरी तरह निढाल कर गई थी, मगर वह भी जिंदा था, अलबत्ता खड़ा नहीं हो सकता था। पता नहीं क्या हुआ। वो क्या रास्ता जिसे वो मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहता था, या उसने फर्नीलो से कोई अहद कर रखा था, या वो कोई बहुत ही बुज़दिल आदमी था। लूथर को उठाने के बजाय उसने पिस्तौल उठा लिया। मैं अभी उसका मकसद समझ ही ना सका था कि उसने अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी। देखते ही देखते वो जिंदा सलामत आदमी एकदम बेजान हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत उभर आई थी। मैं उसकी मौत को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। उसका रंग एकदम जर्द हो गया। कनपट्टी से खून बहकर उसका दायां रुखसार तर करने लगा। उसकी सूरत बहुत ही भयानक हो गई थी। खुदा ही जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। गोली की आवाज कमरे में ही घुट कर रह गई थी। शायद वो इंतहाई खौफजदा हो गया था। उसकी खुदकुशी की यही वजह मेरी समझ में आती थी। इसका मतलब यह था कि दूसरे दोनों आदमी भी मुझे फर्नीलो के पास नहीं ले जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। और मुझे नहीं मालूम था कि अपना फोन फर्नीलो ने कहाँ रखा है। जो पता मेरे पास मौजूद था वो मुझे कतन नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श मालूम होता था। फ्रैंक का ये इक़दाम मेरे लिए एक मुअम्मा बन गया था
और मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। उन गधों को वहां से उठाना और ठिकाने लगाना भी मुझे मुश्किल दिखाई देता था। मैं कहाँ उनकी लाशों को उठाए फिरता। एक तो बेहोश था, दूसरे की रान जख्मी थी और तीसरा दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। एक नई मुसीबत मेरे लिए पैदा हो गई थी।